गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजुकेशनल रेज। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल रेज में स्वागत और अभिनंदन है। और आज की क्लासेस शानदार, जानदार और ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक है आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, जो कि वैसे क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने वाले समय में पूछे जाएंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो आपके सामने आज का शानदार ज़बरदस्त MCQ, व्हाट इज़ द कलर ऑफ पेरिफेरल वेनस कैनुला। तो पूछा गया है कि जो पेरिफेरल वेनस कैनुला है, अरे कितने नंबर का पूछा गया है, तो बेटा 60 नंबर का पूछा गया। समझ रहे हो, 16 नंबर का पूछा गया, मतलब 16 नंबर का कैनुला के बारे में पूछा गया कि किस कलर का होता है। अब देखिए बेटा, पेरिफेरल और सेंट्रल क्या होता है आपको मैं समझा देता हूँ, क्योंकि आने वाले कुछ क्वेश्चन में मैं सेंट्रल की चीज़ भी रखा हूँ। सेंट्रल का मतलब होता है जो कि हमारे नेक से डाला जाता है, कोई भी बेन्स होती है जो बॉडी पार्ट का होता है उसको हम लोग सेंट्रल बोलते हैं। हाथ पैर की जो हमारे बेन्स और आर्टरी होती है उसको हम लोग पेरिफेरल बोलते हैं। तो जनरली हम लोग कैनुला हैंड में लगाते हैं, समझ रहे हो, तो जो कैनुला लगाते हैं उसको हम लोग पेरिफेरल वेनस कैनुला बोलते हैं। तो पूछा गया है कि भाई 16 नंबर का कैनुला का कलर बताइए। अब तो आपको बेसिक क्लिनिकल नॉलेज है, आपको एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि 16 नंबर का जो कैनुला होता है उसका कलर क्या होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो भाई देखिए, कैनुला शुरू होता है 14 नंबर से और ख़त्म होता है 26 नंबर तक। तो अगर 16 नंबर की बात करें तो जो इसका बेटा कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर। तो आपका राइट आंसर जाएगा बी नंबर। समझ रहे हो, जो 16 नंबर का कैनुला होता है ग्रे कलर का होता है। अगर हम बात करें ग्रीन कलर का तो ये होता है बेटा 18 नंबर का। ये कितने नंबर का होता है, 18 नंबर का। और इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, याद रखिएगा, इससे क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए कितने नंबर के कैनुला को यूज किया जाता है, 18 नंबर के कैनुला को यूज किया जाता है। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो फिर कितने नंबर का करोगे, तब आप 16 नंबर का ग्रे करोगे। अरे पिंक के बारे में पूछ लिया गया, ये 20 नंबर का होता है, जनरल कैनुला होता है, हॉस्पिटल में मैक्सिमम यही यूज होता है। येलो कितने नंबर का होता है, 24 नंबर का होता है। अरे बोलो तो सही, कितने नंबर का, 24 नंबर का होता है। हाँ, कहाँ यूज होता है बेटा, पीडियाट्रिक, अरे चिल्ड्रेन के अंदर यूज होता है। और एक होता है आपका 14 नंबर का, कहाँ यूज होता है भाई, 14 नंबर का किस कलर का होता है, तो आपको आंसर बताना है। ये तो ऑरेंज कलर का होता है। अरे बोलो तो सही, किस नंबर का होता है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है। 14 नंबर का कैनुला ऑरेंज, 16 नंबर का ग्रे, 18 नंबर का ग्रीन, 20 नंबर का पिंक, और फिर 22 नंबर का होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। अरे बोलो तो सही, 22 नंबर का होता है। तो बताइए भाई 22 नंबर का किस कलर का होता है, तो आपका आंसर जाएगा ब्लू 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 ब्लू। अरे बोलो तो सही, किस नंबर का होता है, ब्लू कलर का जो आपका कैनुला है वो 22 नंबर को देखने को मिलता है। और ओल्ड जो पर्सन होते हैं जिनके अंदर बेन्स नहीं मिलती उनके अंदर लगाया जाता है, और जो जनरली एडल्ट के अंदर लगाया जाता है वो पिंक लगाया जाता है 20 नंबर का। तो आपको मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा। मैं सारे कैनुला के बारे में आपको बता दिया हूँ। चलिए डियर, अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रिकॉशन टू बी टेकन इन केस ऑफ ए पेशेंट विद ए सेंट्रल IV लाइन। अब देखिए, एक पेशेंट है, वो उसको सेंट्रल IV लाइन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ बेटा, सेंट्रल IV लाइन पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। तो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आया, समझ रहे हो, और उसको सेंट्रल लाइन पड़ा हुआ है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा प्रिकॉशन है जो पेशेंट के लिए यूज नहीं करना। तीनों प्रिकॉशन पेशेंट के लिए यूज करना है, एक को छोड़ के। और एक क्लिनिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको सही से पढ़िए और उसके बाद इसका जवाब करिए। ऑप्शन ए है ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन। क्या पेशेंट के लिए आप ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन करोगे।
बी ऑप्शन है हैंड हाइजीन, क्या आप अपनी जब भी कोई प्रोसीजर करोगे तो हैंड हाइजीन मतलब जैसा हैंड वॉश करना वो तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन है चेंजिंग द एवरीडे, ओ हो क्या आप आईबी लाइन को एवरीडे चेंज करोगे। और चौथा ऑप्शन है स्किन एंटीसेप्सिस, क्या आप एंटीसेप्सिक सोल्यूशन का यूज करोगे। तो अब देखिए बेटा, ऑप्टिमल साइट सिलेक्शन, बिल्कुल आप जो साइट सिलेक्शन करोगे क्या करोगे, ऑप्टिमल करोगे। हैंड हाइजीन, बिफोर प्रोसीजर आफ्टर प्रोसीजर आप हैंड हाइजीन को मेंटेन करोगे। ऑप्शन सी है चेंजिंग एवरीडे। अब देखिए जो सेंट्रल लाइन होता है, जो सेंट्रल आईबी लाइन होता है, एक कभी भी एवरीडे नहीं चेंज होता, इसको चेंज करने के लिए 6 हफ्ते लगते हैं, समझ रहे हो। स्किन एंटीसेप्सिस, बिल्कुल आप एंटीसेप्सिस यूज करोगे स्किन के लिए, तो ये भी करेक्ट आपका आंसर है। तो इसमें से आपको क्या नहीं करना था, चेंजिंग लाइन एवरीडे, मतलब आपको जो लाइन पड़ी थी उसको एवरीडे चेंज नहीं करता, उसको 1.5 महीने के अंदर किया जाता है, ये 6 महीने तक चलाया जाता है, समझ रहे हो बेटा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, अरे बोलो तो सही, क्या होगा, सी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पूछा है कि कौन सा प्रिकॉशन है जो कि जिस पेशेंट के अंदर सेंट्रल लाइन पड़ा है वहां पे यूज नहीं करना। तो चेंज लाइन एवरीडे, कभी भी आपको सेंट्रल लाइन को एवरीडे चेंज नहीं करते, इतना बड़ा प्रोसीजर होता है, एवरीडे कैसे चेंज करोगे। तो ये तो आपका बेहतरीन क्वेश्चन आपका सॉल्व होता हुआ। चलिए डियर बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़े और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड into subcutaneous tissue is called, ओहो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइसोटोनिक फ्लूइड। मतलब समझ रहे हो, आइसोटोनिक फ्लूइड मतलब आप पेशेंट को क्या दे रहे हो, या तो पेशेंट को आप दे रहे हो बेटा NS नॉर्मल सलाइन, या तो पेशेंट को क्या दे रहे हो आप RL, है ना। ये दोनों ही आइसोटोनिक फ्लूइड है, आपके नॉर्मल सलाइन और आपका रिंगल लैक्टेट, बोथ फ्लूइड इज ए आइसोटोनिक फ्लूइड, दोनों ही आइसोटोनिक फ्लूइड हैं। अब आप इन फ्लूइड को स्लो इन्फ्यूजन कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अब देखिए अगर हम स्किन की बात करें, स्किन की बात करें बेटा, तो स्किन, हमारी स्किन के अंदर जो पहली लेयर होती है वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बाद डर्मिस, डर्मिस के बाद जस्ट क्या होता है आपका सबक्यूटेनियस, समझ रहे हो। तो आप जब सबक्यूटेनियस में स्लो आईबी इन्फ्यूजन दे रहे हो तो उसका क्या पर्पज है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है हाइपोडर्मोसलाइसिस, ऑप्शन बी है प्लाज्माफेरेसिस, ऑप्शन सी है डायलाइसिस, और ऑप्शन डी है एंट्रोकाइलाइसिस, ऑप्शन डी है एंट्रोकाइलाइसिस। तो राइट आंसर दीजिए बेटा, क्या इसका राइट आंसर होगा। और मैं बता दूं ये आपके एम्स के अंदर आया हुआ है, एग्जाम में एम्स में पूछा हुआ है, और बताओ एम्स VHU के अंदर पूछा हुआ है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब भी आप स्लो आईबी इन्फ्यूजन कोई भी आइसोटोनिक फ्लूइड डायरेक्टली सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हो तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो याद रखिए बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा ए नंबर, हाइपोडर्मोक्लाइसिस, समझ रहे हो। अब देखिए हाइपोडर्मोक्लाइसिस किस केसेस में किया जाता है, उन पेशेंट में किया जाता है बेटा जिनको सीवियर और क्रोनिक डायरिया हो जाए। अरे बोलो तो सही, क्या हो जाए, सीवियर क्रोनिक डायरिया, समझ रहे हो। अगर सीवियर क्रोनिक डायरिया हो जाएगा तो सेल से क्या हो जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, फ्लूइड का लॉस हो जाएगा, तो अब हमें सेल्स के अंदर फ्लूइड डालना है, इस प्रोसेस को हाइपोडर्मोलाइसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्माफेरेसिस की। तो जो प्लाज्माफेरेसिस होता है इसमें आप प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन करते हो, जब आपको एंटीबॉडी बढ़ाना पड़ता है या किसी भी इन्फेक्शन से आपको लड़ना है तो प्लाज्माफेरेसिस करते हो, या उस पेशेंट को दिया जाता है जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। तीसरा है डायलिसिस। आप सभी जानते हो कि डायलिसिस कब करते हैं, जब किडनी हमारी काम नहीं करती तो उस पेशेंट में डायलिसिस करते हैं। और एंट्रोकोलाइसिस का मतलब होता है बेटा जो आप इंटेस्टाइन में फ्लूइड डालते हैं उसको एंट्रोकोलाइटिस बोलते हैं, पर वो हमारा वो ऑप्शन नहीं है। अरे हमारा दोबारा पूछा गया है कि सबक्यूटेनियस में आप आइसोटोनिक फ्लूइड डाल रहे हो, बताइए इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं हाइपोडर्मोक्लाइसिस। अरे बोलो डियर क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मोक्लाइसिस। कहाँ किया जाता है, डायरिया वाले पेशेंट में किया जाता है। कब किया जाता है, जब सीवियर कंडीशन हो जाए। तो कौन सा फ्लूइड दिया जाता है, आइसोटोनिक दिया जाता है। अरे बताइए आइसोटोनिक में कौन फ्लूइड आता है, नॉर्मल सलाइन और RL आता है, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की ओर, पढ़िए और इसका भी सही जवाब दीजिए। और जो भी क्वेश्चन आएंगे यूनिक क्वेश्चन आपको लाऊंगा। और लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करो यार, आप वीडियो लाइक ही नहीं करते, वीडियो को लाइक करो जिससे मेरा थोड़ा सा एनर्जी लेवल बढ़ जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट MCQ की ओर। द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीजन टू ए क्लाइंट विथ चेस्ट पेन who is restless. What is the method of oxygen administration that is
लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज अप्रीहेंशन इन द क्लाइंट। अब देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें लीस्ट लाइक पूछ लिया, लीस्ट लाइक, मोस्ट कॉमन नहीं पूछा, लीस्ट लाइक पूछ लिया है। तो आपको इस वर्ड को याद रखना है, लीस्ट लाइक पूछा हुआ है। अरे बोलो तो सही, क्या पूछा है? लीस्ट लाइक पूछा है ना। पेशेंट कहाँ पे है? हॉस्पिटल में है। अच्छा, उसको प्रॉब्लम क्या है? तो बोला गया उसको चेस्ट पेन हो रहा है। क्या हो रहा है उसको? चेस्ट पेन। समझ रहे हो? उसको चेस्ट पेन हो रहा है और पेशेंट को क्या दिया जा रहा है? ऑक्सीजन दिया जा रहा है। समझ रहे हो? तो इसमें ऐसा कौन सा प्रोसीजर जो लीस्ट लाइकली रहेगा, जो उसके अप्रीहेंशन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए है कैनुला, क्या आप उसको कैनुला के द्वारा दोगे? ऑप्शन बी है कैथेटर, क्या आप उसको कैथेटर के द्वारा दोगे? ऑप्शन सी है वेंचुरी मास्क और ऑप्शन डी है आपका, अरे बोलो तो सही, ऑप्शन डी है आपका रीब्रीथर मास्क। समझ रहे हो? ऑप्शन डी है आपका रीब्रीथर मास्क। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये लीस्ट लाइकली पूछा गया। समझ रहे हो? तो आपका इसके आंसर बेटा देखो बेटा, आप कैनुला लगा सकते हो, कैथेटर लगा सकते हो, वेंचुरी मास्क दे सकते हो। जो रीब्रीथर होता है ये कब देते हैं? जब पेशेंट को क्या होता है बेटा? हाई, समझ रहे हो, हाई अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हाई अमाउंट में, तब देते हैं रीब्रीथर मास्क। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डी यार, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। इफ ए पेशेंट नीड 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यू विल प्रीफर। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको 1 मिनट के अंदर 6 लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। समझ रहे हो? तो आप इसमें से कौन सा डिवाइस को फॉलो करोगे? अब ऑक्सीजन जो मेथड है देने का, उसके कई सारे मेथड होते हैं। आप आईवी कैनुला के द्वारा दे सकते हो, नेजल कैनुला के द्वारा दे सकते हो, कैथेटर के द्वारा दे सकते हो, वेंचुरी मास्क के द्वारा दे सकते हो, रीब्रीथर मास्क के द्वारा दे सकते हो। कई सारे ऑप्शन हैं ऑक्सीजन देने के लिए। फेस टेंट के द्वारा दे सकते हो। लेकिन अगर आपको 6 लीटर ऑक्सीजन देना है तो बोलो आप इसमें कौन सा मेथड यूज करोगे? तो देखिए, ऑप्शन है बेटा नेजल कैनुला, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन फेस मास्क, ऑप्शन सी है वेंचुरी मास्क। देखिए, अब इसके अंदर लास्ट ऑप्शन है एनी ऑफ द एबव, मतलब इसमें से कोई भी नहीं है। समझ रहे हो? तो आप देखिए, नेजल कैनुला, क्या आप नेजल कैनुला के द्वारा दोगे, ऑक्सीजन फेस मास्क के द्वारा दोगे, या वेंचुरी मास्क के द्वारा दोगे? अब समझ लो, नेजल कैनुला के द्वारा हम मात्र 1 मिनट में 1 से 4 लीटर तक दे सकते हैं। सबसे अच्छा मेथड है 1 से 4 लीटर। वेंचुरी मास्क बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीआई पेपर में आया था अभी जो 2023 में 18 फरवरी को पेपर हुआ था। मैं लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछा था 18 फरवरी को, 18 फरवरी पीजीआई में आया था कि विच मेथड इज द बेस्ट मेथड टू डिलीवर द कंसंट्रेशन फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन इन द पेशेंट। एक पेशेंट को आप कंसंट्रेशन फॉर्म में कौन से मेथड से ऑक्सीजन दे सकते हो? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेंचुरी मास्क। समझ रहे हो वहाँ पे? लेकिन यहाँ पे पूछा है कि 6 लीटर देना है। तो देखिए, वेंचुरी मास्क में भी आप कितना देते हो? यहाँ पे आप 1 से 2 लीटर, 1 से 2 लीटर आप दे सकते हो ऑक्सीजन, सबसे बढ़िया। और जो ऑक्सीजन फेस मास्क है इसमें आपसे 1 से 6 लीटर तक दे सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर होगा कि ऑक्सीजन फेस के माध्यम से आप 1 से 6 लीटर पर मिनट पेशेंट को क्या दे सकते हो? आप ऑक्सीजन दे सकते हो। तो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क? अब देखिए, वेंचुरी मास्क अभी हमने पढ़ा था कि वेंचुरी मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अब उसका एडवांटेज पूछा है। ऑप्शन ए है हाई कंसंट्रेशन इज डिलीवर एक्यूरेटली। क्या ये हाई कंसंट्रेशन में एक्यूरेटली डिलीवर करता है? अब देखिए, जो आपका वेंचुरी मास्क है ये एक्यूरेट ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करता है, बट इसने दे दिया हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन में तो नहीं करता भाई, हाँ एक्यूरेट टेम्परेचर करता है। 100% अगर मैं बोलूँ तो एक्यूरेट टेम्परेचर को डिलीवर करता है, बट हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन को कभी भी डिलीवर नहीं करता। वी ऑप्शन है डिलीवर प्रीसाइज एंड हाई फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए, हाई फ्लो रेट और हाई कंसंट्रेशन में दोनों में डिफरेंट है। ये हाई फ्लो रेट में तो करता है लेकिन हाई कंसंट्रेशन में नहीं करता, और डिलीवर करता बेटा प्रिसाइज। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो वी नंबर देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन है
इज डिलीवर क्यूकली फॉर शॉर्ट पीरियड, ये शॉर्ट पीरियड के लिए यूज नहीं होता। प्रोवाइड मोड, अरे बिल्कुल बेटा मोड रेट में भी नहीं करते इसको, हम इसको स्लो यूज करते हैं। हाँ, इसका जो फ्लो रहता है वो हाई रहता है, कंसंट्रेशन स्लो रहता है और प्रिसाइज करने के लिए दिया जाता है। एक्यूरेट हमको ऑक्सीजन देना है तो हम बेंचुरी मास का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारा इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ना हो करके हाई फ्लो रेट हो और एक्यूरेट होता तो हमारा ऑप्शन ए होता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा से क्वेश्चन को बदला गया है क्योंकि बच्चे चाहता है एग्जामिनर कि बच्चे क्वेश्चन को गलत करें, इसलिए उसने ऐसा डाल दिया भाई कि एक्यूरेट तो देता बेंचुरी मास लेकिन हाई कंसंट्रेशन नहीं देता। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। फॉर ए सीओपीडी पेशेंट, मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का पेशेंट है, इन आईसीयू के अंदर है, फ्लोइंग इज प्रिफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। अब उस पेशेंट को बाहर से ऑक्सीजन थेरेपी देना है, सप्लीमेंटेशन मतलब है ऑक्सीजन थेरेपी देना, तो आप बताइए उसमें से कौन सा डिवाइस फॉलो करोगे। ऑप्शन ए है नेजल कैनुला, ऑप्शन बी है मीडियम कंसंट्रेशन मास्क, ऑप्शन सी है बेंचुरी मास्क और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन टेंट। आप इनमें से बताइए कि कौन सा मेथड आप उस पेशेंट के लिए यूज करोगे जिस पेशेंट को सीओपीडी है। और लिख दे रहा हूँ बेटा, ये आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अरे बोलो तो सही, मिलेगा कि नहीं? 100% देखने को मिलेगा कि सीओपीडी वाले पेशेंट में किस डिवाइस के द्वारा ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। तो याद रखिएगा, जब भी सीओपीडी का पेशेंट होगा तो वहाँ पे जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग वेंचुरी मास्क। अब देखिए वेंचुरी मास्क क्यों यूज करते हैं, मैंने बताया ये एक्यूरेट मात्रा में, आपका एक्यूरेट मात्रा में ऑक्सीजन डिलीवर करता है। दूसरी बात करें कि ये हाई फ्लो रेट रहता है और स्लो मतलब 1 से 2 लीटर जो जरूरत होती है एक कंसंट्रेशन फॉर्म में वो दे पाता है, इसलिए सीओपीडी वाले पेशेंट में बेंचुरी मास्क को प्रीफर किया जाता है। अगर यहाँ पे बेंचुरी मास्क ऑप्शन में नहीं होता तो मैं दूसरे ऑप्शन की ओर जाता और वो मेरा ऑप्शन होता नेजल कैनुला। तो मेरा दूसरा आंसर क्या चला जाता? नेजल कैनुला। जब दोनों ऑप्शन साथ में तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप दोगे बेटा बेंचुरी मास्क को। याद रखिएगा, आप किसको दोगे? बेंचुरी मास्क को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, सेकेंड आप किसको दोगे? नेजल कैनुला को। किस केस में? जिस पेशेंट को सीओपीडी हुआ है। तो मैं आप बता दिया कि अगर बेंचुरी मास्क का आंसर पे नहीं होता तो आपका जो आंसर जाएगा वो नेजल कैनुला जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में है तो आपका जो आंसर जाएगा वो बेंचुरी मास्क चला जाएगा। समझ रहे हो? चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर। समझ रहे हो? एक पेशेंट है जिसको बेटा क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर है, जैसा सीओपीडी है, अस्थमा है, ये सब क्रोनिक डिसीज के अंदर आता है। तो उस पेशेंट को है, तो आप बताइए इसमें से कौन सा मेथड आप उस पेशेंट को ऑक्सीजन देने के लिए फॉलो करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि आप एक नर्स हैं, क्वेश्चन यहीं से घुमा दिया गया, पूछा गया कि हाउ मच ऑक्सीजन ए नर्स शुड गिव टू ए पेशेंट विद क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर। अब देखिए यहाँ पे आपका नाम आ गया, आप नर्स हैं, मतलब डॉक्टर ने ऑर्डर नहीं दिया है, आपके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ दी गई है कि आपको ऑक्सीजन देना है। और एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो विदाउट डॉक्टर के परमिशन के वो ऑक्सीजन तो दे सकती है, लेकिन जो ऑक्सीजन देगी वो लो अमाउंट में देगी, उसको हाई अमाउंट में अथॉरिटी नहीं होती देने के लिए। कब होती है? जब डॉक्टर ऑर्डर करता है। अगर एक डॉक्टर ने ऑर्डर कर दिया कि आपको 1 मिनट में 10 लीटर ऑक्सीजन देना है, तब तो नर्स दे सकती है, लेकिन अगर नर्स को खुद डिसीजन लेना पड़े ऑक्सीजन देने के लिए तो वो कम अमाउंट में ऑक्सीजन दे सकती है। इसके लिए हमको अधिकार मिला हुआ है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, किसी भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे इसके अंदर आंसर करिए, सारे बच्चे इसके अंदर आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि एक नर्स रिस्पिरेटरी फेलियर है, कैसा क्रोनिक, तो कितना 1 मिनट के अंदर उसको ऑक्सीजन देगी। ऑप्शन ए है 1 लीटर पर मिनट विद नेजल प्रोंक्स, 1 लीटर देना है पर मिनट। दूसरा है 2 लीटर पर मिनट विद नेजल मास्क, आप नेजल मास्क दे सकते हो, 10 लीटर विद नेजल मास्क और 12 लीटर विद नेजल मास्क। तो बताइए एक नर्स कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट में, क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट में। तो याद रखिएगा भाई, जब उसको क्रोनिक रिस्पिरेटरी फेलियर हो गया है तो 1 मिनट में मात्र हमको अधिकार होता है कि हम अप टू
2 लीटर तक, अप टू 2 लीटर तक ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने परमिशन नहीं दिया है, हमको लग रहा है कि हम वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पे पेशेंट की तबीयत अच्छी नहीं है और उसको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है, तो आप अपने अथॉरिटी पे उसको 1 से 2 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 लीटर होगा। ये नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन आता है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आपके पेपर में आ सकता है। अगर यही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया ए नेजल कैनुला? मतलब रिकमेंडेड आप कितना तक रिकमेंड कर सकते हो वाया ए नेजल कैनुला। नेजल कैनुला के माध्यम से आप कितना ऑक्सीजन दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो। सारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दे कि आप 1 मिनट के अंदर कितना ऑक्सीजन नेजल कैनुला के द्वारा दे सकते हो। ऑप्शन ए है 1 से 4 लीटर, ऑप्शन बी है 4 से 6 लीटर, ऑप्शन सी है 1 से 6 लीटर और ऑप्शन डी है 6 से 8 लीटर। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करें कि आप नेजल कैनुला के द्वारा 1 मिनट में कितना रिकमेंड कर सकते थे। याद रखिए बेटा, जो नेजल कैनुला है हम मैक्सिमम वैसे तो अच्छा से है कि 1 से 4 लीटर दे, समझ रहे हो, तो ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन ये पूछा रिकमेंडेड कितना रिकमेंड कर सकते हैं इसको, तो 1 से 6 लीटर तक हम दे सकते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी नंबर देखने को मिलेगा डियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। पल्स ऑक्सीमीट्री इज यूज ड्यूरिंग एंडोस्कोपिक प्रोसीजर टू। जब पेशेंट का हम एंडोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं तो उस समय पल्स ऑक्सीमीटर यूज किया जाता है। क्यों यूज करते हैं? ऑप्शन ए है मोनिटर द डेप्थ ऑफ सेडेशन। क्या आप पेशेंट के सेडेशन के डेप्थ को वहाँ पे आप मोनिटर करते हो? ऑप्शन बी है रिड्यूस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नर्स स्टाफ। क्या नंबर ऑफ नर्स को रिड्यूस कर सकते हो या वहाँ पे आप रिड्यूस कर सकते हो? सी ऑप्शन है डिटरमाइन एट्रियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन और नंबर डी है बेटा मेजर कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन लेवल। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि पल्स ऑक्सीमीटर क्यों यूज किया जाता है और कौन सा प्रोसीजर हो रहा है बेटा? एंडोस्कोपिक प्रोसीजर हो रहा है, समझ रहे हो। तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर में आप पल्स ऑक्सीमीटर क्यों लगाते हो? पल्स ऑक्सीमीटर क्यों लगाते हो? तो याद रखिएगा, हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर क्या करता है कि वो हमारे जो एट्रियल ब्लड होता है उसके अंदर हमको ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में बताता है। जो आप देखते हैं कि जब पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हो तो एक तो पल्स रेट बताता है, पल्स रेट के साथ साथ वो आपको ये भी बताता है कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है कितना चल रहा है, समझ रहे हो। तो जनरली जो हमारे बॉडी में नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो 95 से लेके बेटा 100% हो सकता है या 99 हो सकता है, समझ रहे हो। ये नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है। और एक कहाँ बताता है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा कि डिटरमाइन एट्रियल ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन। जो एट्रियल ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन के सैचुरेशन को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पल्स ऑक्सीमीटर यूज करते हैं। तो आपका करेक्ट नंबर सी देखने को मिलेगा। चलिए डियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। ए पल्स ऑक्सीमीटर गिव व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। अगर आपने एक पेशेंट को पल्स ऑक्सीमीटर लगाया है तो उसके बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देगा? क्लाइंट के बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन आपको पल्स ऑक्सीमीटर देगा? ऑप्शन ए है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को बताता है कितना है? ऑप्शन बी है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड और ऑप्शन सी है परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है रिस्पिरेटरी रेट। ऑप्शन डी है रिस्पिरेटरी रेट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, किसके बारे में बताएगा बेटा? किसके बारे में बताएगा पल्स ऑक्सीमीटर? अभी हमने बात किया था कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या बताता है? ऑक्सीजन सैचुरेशन को बताता है। तो कहाँ पे बताता है? ऑक्सीजन कहाँ होता है? ब्लड के अंदर होता है या हीमोग्लोबिन के अंदर? ऑक्सीजन ब्लड के अंदर होता है या हीमोग्लोबिन के अंदर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है या हीमोग्लोबिन में? अरे भाई ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? हीमोग्लोबिन में। राइट आंसर होगा आपका सी नंबर। तो परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, समझ रहे हो। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है कितने % ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके परसेंटेज को हम पता लगा सकते हैं किससे? पल्स ऑक्सीमीटर से। चलिए डियर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? ओहो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना देखने को मिलता है? व्हाट इज द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन? जो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है कितना होता है? अभी मैंने बात किया था भाई नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करो कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा भाई। बिल्कुल बेटा, अभी बात किए थे कि नॉर्मल होता है 96 से 95 से 100, तो 96 से 100 तक आपको देखने को मिलेगा। मतलब मोर देन 95 अगर ऑक्सीजन है तो मतलब आपका लेवल अच्छा है, और इससे कम है तो ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ऑक्सीजन होगा वो 96 से लेके 100 तक देखने को मिलेगा। समझ रहे डियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच कंसंट्रेशन फॉर ऑक्सीजन कॉज टॉक्सिसिटी इन टू पेशेंट। देखिए आप कितना ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को रखोगे कि पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। आप समझिए, ऑक्सीजन अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अधिक लेवल में आप इसको लोगे तो इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर आप नॉर्मल यूज करते हो, ऑप्टिमम यूज करते हो तो आपके लिए अच्छा है, और आप उसका अधिक यूज करते हो तो आपके लिए वो नुकसान हो सकता है। चाहे वो पानी ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका भोजन ही क्यों ना हो, अगर आपने तीनों को अधिक मात्रा में यूज किया तो आपके बॉडी के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। वैसे ही पूछा गया कि अगर आपने कितना अमाउंट में कंसंट्रेशन में इसका यूज किया कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए है 40%, ऑप्शन बी है 60%, ऑप्शन सी है 90% और ऑप्शन डी है 20%। तो याद रखिए बेटा, अगर आप 90% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को यूज करोगे तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। द डिवाइस दैट कैन डिलीवर ऑक्सीजन एट कंसंट्रेशन ऑफ 90 to 100% इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए पहले क्या पूछा है। द डिवाइस व्हाट कैन डिलीवर ऑक्सीजन एट कंसंट्रेशन ऑफ 90 to 100% इन द, मतलब इसमें से कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 90 से 100% देखने को मिलेगा। अरे बोलो कितना, 90 से 100% देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए है पार्शियल रीब्रीथर मास्क, ऑप्शन बी है वेंचुरी मास्क, ऑप्शन सी है नॉन रीब्रीथर मास्क, और ऑप्शन डी है आपका नेजल कैनुला। तो जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स पे आंसर करो कि 90 से 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कौन दे सकता है, कौन दे सकता है। देखिए भाई, अभी हमने बात किया था कि जो नेजल कैनुला होता है इसके अंदर अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मात्र बेटा 24 से 28% ऑक्सीजन होता है। वही वेंचुरी मास्क के अंदर देखने को मिलता है। पर यहाँ पे जो नॉन रिब्रीथर मास्क है यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा 90 to 100% ऑक्सीजन आप दे सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर बाय यूज ऑफ ए नॉन रीब्रीथिंग मास्क विद ए फ्लो रेट ऑफ 10 लीटर पर मिनट। आप देखिए, तो इसके अंदर भाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होगा, ऑक्सीजन परसेंटेज पूछा है ऑक्सीजन का, है ना। अगर आप 1 से 10 लीटर उसको पर मिनट नॉन रीब्रीथर मास्क से ऑक्सीजन दे रहे हो तो उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता। तो इस क्वेश्चन में समय नहीं बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बता के आया हूं कि यहाँ पे बेटा 90 से लेके 100 तक आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट MCQ की ओर। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब कुछ कर लीजिए एक साथ, जिससे कि आपको वीडियो बार बार आती रहे। क्योंकि मेरा डेली सेशन होता है और डेली सेशन का एक ही पर्पज़ है कि आने वाला जो आयोग का पेपर है, आने वाला जो KGMU का पेपर है, उसमें आप सफल हो सके। तो आपकी सफलता के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है, 60 दिन की सीरीज है। 60 दिन में ऐसे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ रहे हो। मैं सारे रिपीटेड MCQ ला रहा हूँ जो आपको आपके एग्जाम में मदद करेगी, हेल्प करेगी, किसमें आपको एग्जाम फाइट करने में। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। A client requiring the highest possible concentration of oxygen will needed which of the following delivery system। समझ रहे हो, एक क्लाइंट है जिसको रिक्वायर्ड है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे कौन सा डिलीवरी सिस्टम को यूज किया जाए कि उसको हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दे सके। तो देखिए अभी हमने बात करते आए बार बार की भी, अगर आपको हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए तो आपको कैसा मास्क यूज करना पड़ेगा। तो आपको मास्क यूज करना है कैसा, जिसमें मास्क हो विद बेटा उसके अंदर क्या लगा हो, आपका क्या लगा हो, रिजर्वायर
बैग लगाओ। समझ रहे हो? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। देखिए फेस टेंस से ज़्यादा नहीं दे सकते। वेंचुरिया और नेजल मास्क मैंने बताया कि मात्र 24 से 28% तक ही आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो। फेस टेंस से बच्चों के अंदर दिया जाता है, बर्न वाले पेशेंट में दिया जाता है। तो मास्क विथ रिजर्वायर बैग जो होता है ये नॉन रीब्रीथर मास्क होते हैं। इसके अंदर आप हाई कंसंट्रेशन में क्या दे सकते हो? ऑक्सीजन दे सकते हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विल डिलीवर्ड बाय, ये बार बार क्वेश्चन आ गया। चलिए हाईएस्ट कंसंट्रेशन किसके देते हैं हम लोग? हाईएस्ट कंसंट्रेशन हम किस में देते हैं भाई? किस डिलीवरी के द्वारा, किस मास के द्वारा हाईएस्ट कंसंट्रेशन में आप प्रोवाइड करोगे उसको ऑक्सीजन? तो भाई पार्शियल नॉन रिब्रीथर मास आपका डी नंबर करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर इन्फेंट में कॉज कॉम्प्लिकेशन लाइक। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोई न्यूबॉर्न बच्चा है, मतलब 0 से 28 दिन का या इन्फेंट बच्चा है, आप उस बच्चे में हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उस बच्चे के अंदर कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन आरएमएल में पूछा था। आरएमएल में लिख रहा हूं मैं, आरएमएल 2023, आरएमएल 2023 मॉर्निंग शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इनटू न्यूबॉर्न प्रीमेच्योर इन्फेंट में कॉज कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई न्यूबॉर्न या इन्फेंट को आप हाई अमाउंट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दे रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, ऑप्शन बी है रिस्पिरेटरी फेलियर, ऑप्शन सी है रेटिनल डीअटैचमेंट और ऑप्शन डी है पॉलीसिस्टीमिया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें कि अगर आप एक न्यूबॉर्न को हाई अमाउंट में ऑक्सीजन दोगे तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा? तो देखिए बेटा, अगर आप एक न्यूबॉर्न को हाई अमाउंट ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन दोगे तो उसके अंदर जो डिसीज देखने को मिलेगी उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया। तो आपका करेक्ट आंसर ए देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। नियोनेट विद रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया इज एसोसिएटेड विद, मतलब किसी बच्चे को रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया हो गया है तो ये किससे एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, ऑप्शन बी है हाइपोकैप्निया, ऑप्शन सी है हाइपो ऑक्सीनिमिया और ऑप्शन सी है हाइपर ऑक्सीनिमिया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए कि भाई जो रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया है किससे एसोसिएटेड है? देखिए हाइपोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। जब आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर हम बात करें बेटा हाइपोकैप्निया का मतलब होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कम हो गई। हाइपो एक्सीनिमिया का मतलब होता है कि आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो गया है। और हाइपर ऑक्सीनिमिया का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या देखने को मिलेगा? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया देखने को मिलेगा। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज सपोर्टर ऑफ कंबुस्टन? कंबुस्टन को कौन सी गैस है जो सपोर्ट करती है? अब देखिए कंबुस्टन मतलब क्या होता है? कंबुस्टन मतलब होता है कि मतलब कोई फायर है और अगर वहाँ पे फायर जो गैस है उस फायर को और ज़्यादा बढ़ा दे उसको हम लोग कंबुस्टन बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि कौन सी गैस है जो कंबुस्टन को सपोर्ट करती है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो भाई कंबुस्टन को कौन सी गैस सपोर्ट करती है? तो हमें पता है कि भाई जो कंबुस्टन को गैस सपोर्ट करती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑक्सीजन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर होगा। देखिए अगर आपको आग बढ़ानी तो आप ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, गैस बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो कंबुस्टन मतलब होता है जो फायर है उसके ग्रोथ को इंक्रीज करना, तो उसको इंक्रीज कौन कर सकता है? ऑक्सीजन। और जब आप फायर को बंद करना चाहते हो तो उसमें जो गैस यूज होती है वो होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? पर यहाँ पे कंबुस्टन को सपोर्ट करने वाली गैस पूछा है तो आपका राइट आंसर ऑक्सीजन जाएगा। करेक्ट नंबर आपका डी नंबर देखने को मिलेगा। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर। पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन है डिलेड
ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, मतलब एक पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, अरे बोलो तो सही क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, समझ रहे हो। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को 24 घंटे हो गए, अब उसके बाद बताइए उस पेशेंट के अंदर कौन सा डिलेड कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। डिलेड का मतलब होता है कि जो ब्लड चढ़ने के बाद कॉम्प्लिकेशन होता है उसको हम लोग डिलेड कॉम्प्लिकेशन या डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है सर्कुलेटरी ओवरलोड, ऑप्शन बी है सेप्टिसीमिया, ऑप्शन सी है आयरन ओवरलोड और ऑप्शन डी है हाइपोकैल्सीमिया। तो बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कि डिलेड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा। देखिए जो सर्कुलेटरी ओवरलोड है ये कब देखने को मिलता है, अगर आप बेटा उसके ब्लड को फास्ट चढ़ा दो तो क्या देखने को मिलेगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो ए आंसर हमारा नहीं पूछ रहा है। सेप्टिसीमिया ये भी ब्लड चढ़ाते समय हो सकता है, अगर पेशेंट को शॉक हो गया तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आयरन ओवरलोड, जो आयरन ओवरलोड होता है अगर लंबे समय से किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो उसके अंदर आयरन लोड हो जाएगा, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी नंबर देखने को मिलेगा। हाइपोकैल्सीमिया कब देखने को मिलता है, ये ब्लड चढ़ाते समय भी हो सकता है, ब्लड चढ़ाने के बाद भी हो सकता है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आयरन ओवरलोड, और जो आयरन ओवरलोड है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डिलेड कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन बताइए तो जो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा रिएक्शन, मतलब आपके बॉडी में रिएक्शन हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। ये फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कब, जब आप किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ा रहे हो, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन पूछा है वेनो स्पर्म कैन बी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड बाई लेस नीडेड ड्यूरिंग, मतलब जो वेनो स्पर्म है ये आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो लेसनेस मतलब सबसे कम इसका कब यूज होगा। ऑप्शन ए कीप द पेशेंट आर्म वार्म, ऑप्शन बी है एलिवेटिंग द कंटेनर, ऑप्शन सी है क्लैंपिंग ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, ऑप्शन डी है ब्लॉकिंग ऑफ डिलीवरी ट्यूब। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि जो वेनो स्पर्म में बेटा इसका लेस नीड कब देखने को मिलता है, लेस नीड देखने को कब मिलता है। देखिए जब पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, वार्म या आर्म में रखते हो तब वहाँ पे इसकी कम यूज होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। चलिए डियर बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर, पढ़िए और इसका सही जवाब दीजिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इसका सही जवाब देना है। डोनेशन ऑफ ए पेशेंट ओन ब्लड प्रायर टू हिज शेड्यूल सर्जरी, एक पेशेंट है जो अपना ही ब्लड अपने को दे रहा है, बताइए इसको किस प्रकार का डोनर बोलेंगे। क्या इसको ऑटोलोगस बोलेंगे, होमोलोगस बोलेंगे, मोनोलोगस बोलेंगे या हेट्रोलोगस बोल देंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। डोनेशन मतलब पेशेंट अपना ब्लड अपने को खुद डोनेट कर रहा है, इस प्रकार के डोनेशन को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के डोनेशन को क्या बोलते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। पेशेंट अपना ब्लड खुद चढ़ा रहा है अपने को, तो इस प्रकार के डोनेशन को क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस या बेटा हेट्रोलोगस। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जब पेशेंट अपना ब्लड खुद अपने को चढ़ाता है इस प्रकार के डोनेशन को ऑटोलोगस बोलते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए नंबर देखने को मिलेगा। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एपिसोड और एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो अभी तक का सेशन आज ख़त्म होता है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला जो भी सेशन आपको पहले देखने को मिले। तो थैंक यू डियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।